हेलो गाइस, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ सी ए विवेक धर्मशी और आज हम एक और एक वीडियो लाए हैं और ये जो वीडियो है ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 पर। यस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, अ वेरी स्मॉल स्टैंडर्ड एंड ऑल्सो अ वेरी इजी स्टैंडर्ड। और ये स्टैंडर्ड आप बात करता है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। सो नाम काफी बड़ा है और आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड जो है तीन चीजों को कवर करता है, या अदर तीन अलग अलग टॉपिक्स को कवर करता है। अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब ये शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो मैं हमेशा हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के वीडियो के स्टार्ट में कहता हूं कि हम लोग हर एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पर दो पार्ट बनाते हैं और पार्ट 1 जो होता है वो स्पेसिफिकली एक्सप्लेनेशन ऑफ पूरा स्टैंडर्ड होता है, जहां पर हम उस स्टैंडर्ड की पूरी थ्योरी को कवर करते हैं, उसमें सारे लिखे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स को कवर करते हैं। और पार्ट 2 जो होता है उसमें हम लोग उसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के बहुत सारे सम्स को सॉल्व करते हैं। यस, तो आइए, ये जो वीडियो है ये आपका पार्ट 1 है और पार्ट 1 में हम लोग बिना कोई टाइम वेस्ट करे जल्दी से शुरू करते हैं आज का हमारा ये स्टैंडर्ड AS 5। आई होप सब लोग अपना स्टेशनरी पेन पेपर लेकर बैठे हैं, जिससे आप अपने नोट्स वगैरह बना सकते हैं और जो स्टैंडर्ड में चार्ट आएगा वो भी आप बना लीजिए। नाउ अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 एक तरह से आपको ये बताता है कि आप जब अपनी कंपनी का नेट प्रॉफिट या लॉस निकालते हो तो उसमें आइटम्स को कैसे डिस्क्लोज करना चाहिए, आइटम्स को कैसे डिस्क्लोज करना चाहिए, कौन सी हेडिंग के अंदर डिस्क्लोज करना चाहिए, इसके बारे में ये स्टैंडर्ड बताएगा। ये स्टैंडर्ड आपको प्रायर पीरियड आइटम्स के बारे में बताएगा। प्रायर पीरियड आइटम्स क्या है हम लोग आगे देखेंगे। और ये आपको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में भी बताएगा। दो की ये हेडिंग में सिर्फ 3 चीजें मैं आपको बताऊं, एक्चुअल में स्टैंडर्ड में एक और एक चीज है विच इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। यस, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तो ऐसे देखा जाए तो स्टैंडर्ड 4 चीजों पर चर्चा करेगा, इसलिए मेरा जो ये चार्ट है ये 4 चीजों में है। नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, हेडिंग में हमें 3 चीजें दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में ये स्टैंडर्ड जो है 4 चीजों पर चर्चा करता है, 4 चीजों की ट्रीटमेंट के बारे में बात करता है। श्योर, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहां पे लिखा है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। मतलब जब आप कोई पर्टिकुलर ईयर का अपना प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं तो उसे कैसे प्रेजेंट करना है, कौन सी हेडिंग में क्या प्रेजेंट करना है। तो अब अगर आप देखेंगे सबसे पहली चीज, देयर आर 2 थिंग्स एंड यू कैन सी दैट वन इज ऑर्डिनरी एंड अनदर इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब ये ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या है, पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि कोई पर्टिकुलर इवेंट या ट्रांजैक्शन ऑर्डिनरी हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, उसे कभी भी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ना देखा जाए। फ्रीक्वेंसी का मतलब साल में कितनी बार होता है। तो अगर आप कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन या इवेंट आपके पूरे एक साल में सिर्फ एक ही बार हुआ है तो काफी लोग इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लासिफाई कर देते हैं। ये बिल्कुल भी गलत है, इसे फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ना कंसिडर किया जाए। अब ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये कैसे पता करें। ऑर्डिनरी यहां पर मतलब होता है ऐसी एक्टिविटीज विच आर इन द कंडक्टेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, विच आर कंडक्टेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। हमारे डे टू डे लाइफ में, यस, हमारे डे टू डे लाइफ में हमारा जो बिजनेस है उस बिजनेस की जो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है, जो हम डे टू डे एक्शन, जो हमारा जो नॉर्मल ट्रेड का, जो हम लोगों से थर्ड पार्टी से ट्रेड करते हैं, वो सब एक्टिविटीज ऑर्डिनरी एक्टिविटीज मानी जाएगी, जिसको आप देख सकते हैं यहां पे, ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर पार्ट ऑफ योर बिजनेस। अब हो सकता है कि वो पर्टिकुलर एक्टिविटी
कैन बी फर्दरेंस और इंसिडेंटल। अब ये दो शब्द हैं, फर्दरेंस या इंसिडेंटल। ये फर्दरेंस या इंसिडेंटल का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आपने सेल ऑफ फिक्स असेट किया, सेल ऑफ फिक्स असेट किया। अब मुझे बताइए, क्या हमारा बिजनेस है क्या फिक्स असेट को बेचना? बिल्कुल भी नहीं। लेट अस से फॉर एग्जांपल मैं एजुकेशन सेक्टर में हूं, मेरे पास फर्नीचर है, प्रोजेक्टर है, सब इक्विपमेंट्स है, डेस्क है जिस पर आप स्टूडेंट्स बैठते हैं, फॉर बेंचेस है, डेस्क एंड बेंचेस है। तो क्या मेरा कोई ये एक्टिविटी है क्या फिक्स असेट को बेचना? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मुझे बताइए 3 साल 4 साल के बाद जब ये बेंच ये डेस्क पुराना हो जाएगा तो मुझे इसे बेचना पड़ेगा, राइट? नया लेना पड़ेगा। तो कैन आई से इट इज इंसिडेंटल टू माई ऑर्डिनरी एक्टिविटी? ये मेरे बिजनेस का पार्ट है कि मुझे मेरे फिक्स असेट्स को हर 3 साल 4 साल में चेंज करना पड़ेगा। फर्दरेंस मतलब जैसे बिजनेस में आप वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम अनाउंस करते हैं। अब ये कोई आपकी ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं है, लेकिन ये अपनी आपकी ऑर्डिनरी एक्टिविटी का पार्ट ही है कि हर बिजनेस को एक 10 साल 15 साल जब ऐसा लगता है कि भाई ऑन एन एवरेज हमारे बिजनेस में जो वर्किंग फोर्स है, वो जो उसकी जो एवरेज एज है अब जाके हो गई और हमें एक फ्रेश एक यंग फोर्स की जरूरत है, एक वर्क फोर्स की जरूरत है, तो हम लोग जो है वो वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम को अनाउंस करते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जो अपने आप में ऑर्डिनरी एक्टिविटी ही है। ऑर्डिनरी एक्टिविटी हम नहीं बोलेंगे, लेकिन इट इज इंसिडेंटल, जैसे हम बोलते हैं ना ऑर्डिनरी एक्टिविटी से जुड़ा हुआ। तो ये सब आ जाता है फर्दरेंस या इंसिडेंटल में। अब रूल कहता है जब कोई ऐसी एक्टिविटी हो तो हम उसे कहते हैं ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल आइटम, ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल आइटम। इतना याद रखिए, ये देखिए मैं आपके लिए अलग पेन से हाईलाइट कर रहा हूं, यहां पर लिखा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो प्लीज ये बात एक क्लियर करें कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल ये दोनों में डिफरेंस है। ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल आइटम्स मतलब जो हमारे बिजनेस, हमारी ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी से जुड़ा हुआ या उसका एक्सटेंशन। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी वो आइटम्स होती है जो हम कभी एस्टिमेट नहीं करते, हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारे बिजनेस में होगा, लेकिन कभी कभी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था और एक दिन अचानक से आग लग गई और बहुत सारा नुकसान हो गया। अब क्या हम ये पकड़ के चलते हैं, हम क्या ये आशा करते हैं कि हमारे बिजनेस में अरे ये तो होता है, ये तो नॉर्मल एक्टिविटी है? बिल्कुल भी नहीं। या लेट अस से फॉर एग्जांपल फ्लड्स हो गए या अर्थक्वेक हो गया और आपका बहुत सारा नुकसान हो गया, तो ये सब जो है आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी में जाता है। श्योर अबाउट दिस? नीचे मैंने यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऐसे तो फ्रीक्वेंटली नहीं होता, मतलब वो कभी कभी होगा, 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल, या कभी कभी होगा भी नहीं। लेकिन प्लीज फ्रीक्वेंसी को ना कंसिडर करें, जो मैंने आपको पहले बताया। मतलब आग लग जाना ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, बट जस्ट बिकॉज आपके बिजनेस में साल में 4 बार आग लग गई तो अब ऐसा मत सोच लो अरे ये तो क्या है, हमारे बिजनेस में तो आग लगते रहती है, ये तो ऑर्डिनरी हो गया। बिल्कुल भी नहीं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। ये आपके बिजनेस की एक्टिविटी नहीं है, ये आपके बिजनेस का डे टू डे पार्ट नहीं है, ना आपके डे टू डे पार्ट का एक्सटेंशन है, इंसिडेंटल है, फर्दरेंस है। तो अब यहां पर स्टैंडर्ड आपसे ये कहना चाहता है कि जब भी आप अपना बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करें, हमेशा याद रखें कि ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को सेपरेटली डिस्क्लोज करें, जिससे शेयर होल्डर को एक सही से पता चले कि कौन सी ऐसी वो प्रॉफिट या लॉस है जो रिकरिंग है, जो हर साल है, जो मेहनत करके है, और ऐसा कौन सा लॉस या प्रॉफिट है जो एक वन टाइम है, हो सकता है वो नेक्स्ट ईयर फिर से रिपीट ना हो। Sure about this. That is the first thing that the standard wants to tell you, that when you are calculating the net profit or loss, bifurcate ordinary and extraordinary items and present them, disclose them separately and on the face of P&L. Do not club them, do not mix them, do not net them off. क्यों? जिससे शेयर होल्डर को एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर का पता चले, उसे क्लियरली समझ में आए कि बिजनेस का डे टू डे एक्टिविटी ऑर्डिनरी बिजनेस से कितना पैसा जनरेट हुआ है और ऐसा कितना प्रॉफिट या लॉस है जो वन टाइम है। क्या यहां पर पूरा क्लियर हो गया? श्योर अबाउट दिस? तो आई होप यू आर वेरी मच क्लियर विद द ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल आइटम एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। दीज टू थिंग्स आर सेपरेट।
अच्छा, मैं इसके रिलेटेड एक और एक चीज यहां पर देखिए, मैं आरोप बनाया, यहाँ पे बताना चाहता हूं। अब थोड़ा देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे फोर फादर्स ने हमारे लिए गुजरात में जो है वो लैंड रखी है, ठीक है। समझ के चलिए कि मैंने ये साल वो पूरी लैंड जो है वो बेच डाली। अब ये तो हो गया एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, यस और नो। मुझे ये लैंड बेचकर बहुत प्रॉफिट हुआ, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने जो लैंड की कॉस्ट थी वो बहुत कम थी और आज की प्राइस में बहुत ज्यादा है, तो वो आपने सेल कर दिया, ठीक है। ये एक हो गया एक्स्ट्राऑर्डिनरी। दूसरा, यही साल आपके यहां पर अर्थक्वेक हुआ, जिसके कारण आपकी एक पूरी फैक्ट्री नीचे आ गई और आपको बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। श्योर, तो ये भी क्या हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। अब मुझे आपको एक चीज इसमें क्या सिखानी है, स्टैंडर्ड ये भी क्लियर कहता है कि माना कि ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को अलग अलग बताना है, लेकिन स्टैंडर्ड ये भी कहता है, गाइस बड़े ध्यान से सुनना, कि दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी को भी नेट नहीं करना है, उन्हें अलग अलग ही बताना है। तो अगर मुझे लैंड बेचकर 3 करोड़ का प्रॉफिट होता है और अर्थक्वेक से 2 करोड़ का लॉस होता है, और जबकि ये दोनों ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तो आप इसे नेट कर कर 1 करोड़ का हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट हुआ है ऐसा नहीं बता सकते। रूल कहता है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी को तो अलग अलग बताना ही है, लेकिन दो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को भी सेपरेटली डिस्क्लोज करना है, आप उसे नेट नहीं कर सकते। क्या ये क्लियर हो गया एवरीबडी? आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर। सो दिस इज व्हाट इट इज। ये एक पार्ट जो मैंने आपको अभी तक समझाया। श्योर, आशा है आपने ये सब चीजें बना ली है, एग्जाम्पल्स, फर्दरेंस का, इंसिडेंटल का, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल आइटम्स। फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल भी कंसिडर ना करें, हालांकि सबको पता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आर नॉट फ्रीक्वेंट, बट जैसे मैंने आपको बताया, फ्रीक्वेंसी शुड नॉट बी द क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर इट्स ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी। श्योर अबाउट दिस? पक्का? अब मैं ये सब रब कर रहा हूं बड़े ध्यान से। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब सेकंड पार्ट पे देखते हैं, और वो क्या कहता है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट कहता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज करना, ये हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में देखा। एएस 1 पर मेरा पूरा का पूरा यूट्यूब का पर वीडियो अपलोडेड है, 2 पार्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, पार्ट 1 पार्ट 2। तो आप एएस 1 को समझने के लिए वो वीडियो देख सकते हैं। अभी डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो हमारा एस 1 कहता है, लेकिन चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अगर कभी हो जाए, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अगर कभी हो जाए, तो वो कब होना चाहिए, वो एस 5 कहता है। आई बात आपको समझ में? और सबको पता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कब हो सकती है। देयर आर 3 सिनेरियोज। फर्स्ट, there is a change in law. Second, there is a change in particular accounting standard. And third, for better presentation of financial statements. तो एकदम अच्छी तरह से आशा है आप सबको ये समझ में आ गया कि चेंज इन लॉ, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। क्लियर है? पक्का? अब ये आपका सेकंड पार्ट था कि भाई डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज कैसे करना चाहिए, क्या रूल्स है, वो एस 1 में है, लेकिन चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज तो एस 5 बताता है कि कौन से सर्कमस्टांसेस में अपने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करना चाहिए। श्योर? पक्का? ओके। अब अगर आप देखेंगे तो थर्ड आइटम जो हमारा है वो है प्रायर पीरियड आइटम्स। अब ये प्रायर पीरियड आइटम्स क्या होता है? प्रायर पीरियड आइटम्स ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं, ऐसे अमाउंट्स हैं जो आपको करंट ईयर में मिले हैं, लेकिन इट एक्चुअली रिलेट्स टू प्रायर पीरियड्स। तो फिर सर ये क्या है, समझ में नहीं आया। इसका मतलब ये है पिछले साल में आइदर आपके पार्ट पर कोई एरर या आपके पार्ट पे कोई ओमिशन हुआ है, जिसके कारण आपको वो करंट ईयर में पता चला और अब आप उसे करंट ईयर में बताना चाहते हो, करंट ईयर में सही से डिस्क्लोज करना चाहते हो। ऐसे आइटम्स को हम कहते हैं प्रायर पीरियड आइटम्स।
क्या ये आपके भेजे में जा रहा है? सो प्रायर पीरियड आइटम्स का मतलब क्या? जो करंट ईयर में बताए जा रहे हैं, लेकिन वो करंट ईयर के हैं या पिछले साल के, पिछले ईयर्स के हैं। तो सर आप उसे करंट ईयर में क्यों बता रहे हैं? बिकॉज पिछले साल आपके पार्ट पर कोई एरर हुआ है या आपके पार्ट पे कोई ओमिशन हुआ है, और इस एरर और ओमिशन की वजह से आप इसे पिछले साल में नहीं बता पाए, और अब आप उसे ये साल बता रहे हैं, तो हम उसे कहेंगे प्रायर पीरियड आइटम्स। क्या क्लियर हो गया ये वाला पार्ट? श्योर अबाउट दिस? तो प्रायर पीरियड आइटम्स आई होप आपको समझ में आ गया कि क्या है। मेक श्योर करना है कि इंपॉर्टेंट बात है कि एरर या ओमिशन हुआ हो, ये दो चीजों को ध्यान में रखना है, वरना दिक्कत हो जाएगी। एरर या ओमिशन हुआ है, कब हुआ है? पिछले साल। अब आपको कब पता चला? करंट ईयर। और उसे कब बताना चाहते हो आप? करंट ईयर में। तो उस आइटम को हम क्या कहेंगे? प्रायर पीरियड आइटम्स। अब मुझे बताइए कितनी चीजें हो गई? एक हो गया नेट प्रॉफिट जो है उसको ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी में कैसे क्लासिफाई किया जाए, सेकंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, थर्ड प्रायर पीरियड आइटम, और फोर्थ विल बी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट्स। अब मुझे बताइए एस्टीमेट्स का मतलब क्या होता है? एस्टीमेट्स का मतलब है आपने अप्रोक्सीमेट अमाउंट को एंट्री किया था, आपने अप्रोक्सीमेट अमाउंट एंटर किया था। क्यों? बिकॉज देयर वॉज नो करेक्ट वे और मेथड ऑफ मेजरमेंट। मेरे पास कोई सही टेक्निक नहीं थी या कोई सही तरीका नहीं था जिससे मैं उसे एग्जैक्टली मेजर कर सकूं, इसीलिए तो हम उसे कहते हैं कि भैया वो एक अकाउंटिंग एस्टीमेट्स। और मुझे बताइए क्या एस्टीमेट्स बदलते हैं क्या? ऑब्वियसली एस्टीमेट्स बदलते हैं। तो एस्टीमेट्स कब बदल सकते हैं? एक, सर्कमस्टांसेस में चेंज हो गया है, सेकेंड कोई नई इंफॉर्मेशन आपको पता चली है, कुछ नया आपको मालूम पड़ा है जब जो पहले आपको नहीं पता था जब आपने पहली बार एस्टीमेट पास किया था, थर्ड एक्सपीरियंस आया है, कुछ नई चीजें समझ में आई है, फोर्थ कोई नया सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट हुआ है पहले एस्टीमेट पास करने के बाद। तो आपका अप्रोक्सीमेट्स, आपके जो एस्टीमेट्स अमाउंट्स है विल कैन चेंज ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रीजंस। अब रूल कहता है जब कभी भी एस्टीमेट में चेंज हो तो आपको उसे सेपरेटली बताना है। रूल कहता है अगर वो एस्टीमेट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के रिलेटेड है तो उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की तरह बताइए, और अगर वो एक एस्टीमेट ऑर्डिनरी आइटम के रिलेटेड है तो आप उसे नॉर्मल आइटम या ऑर्डिनरी आइटम बताइए। श्योर अबाउट दिस? तो ये डिपेंड करता है कि वो अकाउंटिंग एस्टीमेट जो आपने पास किया है वो कौन सी चीज के रिलेटेड है, ऑर्डिनरी आइटम या एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इज दिस क्लियर? श्योर अबाउट दिस? तो अब आपको ये समझ में आ गया ये चैप्टर क्या करने वाला है। अब देखिए यहां पर आपने चार चीजें समझी, एक बार फिर से, नेट प्रॉफिट और लॉस, जिसमें आपने देखा कि हमें दो चीजों को एकदम अच्छी तरह से और अलग तरीके से बताना है, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी। फिर एक हो जाता है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, एक हो जाता है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट्स, और एक हो जाता है प्रायर पीरियड आइटम्स। तो अब आप समझ गए कि देयर आर 4 वेरियस थिंग्स। यस, अब आप पार्ट 2 में क्या देखने वाले हैं? पार्ट 2 में आपको एक क्वेश्चन आएगा, आपको उस क्वेश्चन को देखकर यह बताना है कि क्या वो ऑर्डिनरी या एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, क्या इट इज अ केस ऑफ अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, क्या इट इज अ केस ऑफ अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, कि वो एक प्रायर पीरियड आइटम है। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको ये चारों में से आप बताना है कि कौन सी सिचुएशन यहां पर लागू होती है। तो हो सकता है जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं, हालांकि मैं पार्ट 2 स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, बट एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया जहां पर पहले आपको लगता था कि डेटर पर प्रोविजन 5% करना चाहिए, ठीक है। अब आपने ये सब सोचा नहीं यार 10% करना चाहिए,
क्वेश्चन आपको जानबूझ से बताएगा या बोलने की कोशिश करेगा, अरे ये तो प्रायर पीरियड आइटम में देखिए आपसे गलती हो गई, अब आप उसे सुधार लीजिए। और कैसे सुधारिए, उसे बताइए एज अ प्रायर पीरियड। ये तो आपको दिमाग लगाना है कि वो प्रायर पीरियड आइटम नहीं है, वो एक है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। क्यों चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है? बिकॉज क्या हमसे पिछले साल कोई गलती हुई थी? क्या ओमिशन हुआ था? नहीं, पिछले साल तो हमने 5% एक एस्टीमेट किया था, और estimates are bound to change depending upon the new information और circumstances coming into picture। तो इस साल हमें लगता है कि शायद और ज्यादा डूबने का चांसेस है, तो हमने क्या कर दिया, उसे 10% कर दिया। तो यहां पर हमें क्वेश्चन में लिखना होगा, नो दिस इज नॉट अ प्रायर पीरियड आइटम, इट इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। श्योर अबाउट दिस? तो AS5 में ये 4 चीजें हमें फेस करनी है। पार्ट 2 में हम लोग बहुत सारे सम्स करेंगे और टर्न बाय टर्न एक एक सम पे देखेंगे कि इन चारों में से कौन सी सिचुएशन या कौन सा पर्टिकुलर चीज एप्लीकेबल होता है। श्योर अबाउट दिस? होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें एंड मीट यू इन द पार्ट 2। थैंक यू वेरी मच।